मेरे पति की मौत के बाद मैं देवर को भाई कहती थी। मेरा एक 5 साल का बेटा था। मोहल्ले वालों ने यह कहा कि तुम्हारा एक छत के नीचे अपने देवर के साथ रहना सही नहीं है, यह गैर मर्द है। तो मेरा देवर मुझे और मेरे बेटे को लेकर दूसरे शहर चला गया। एक रात मेरा देवर नशे में धुत आया और उसने एक एक करके मेरे देवर के पास अचानक से ना जाने कहां से पैसे आ गए थे। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं विधवा थी। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरा एक 5 साल का बेटा था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और अभी मेरी उम्र 25 साल ही थी। पति के देहांत के बाद मुझे सिर्फ देवर का ही सहारा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो मेरी शादी के 2 महीने बाद ही दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसलिए मैंने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और मुझे उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख लीजिए, लेकिन मेरी यह बात सुनकर वह सब खामोश हो जाते। आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता है, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वह मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। हमें सबने बहुत परेशान किया कि हमारा एक छत के नीचे रहना गलत है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार नहीं था। मुझे समझ आ गई थी कि लोगों को सिर्फ बातें बनाने ही आती है। अगर लोगों को मेरी वाकई में इतनी फिक्र होती, तो वह मुझे सहारा देते। लेकिन उन सबको मेरी कोई फिक्र नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। मैंने एक अलग जगह रहने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि इस जगह का माहौल सही नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं कि वहाँ औरतों को इस्तेमाल करते हैं। आप मेरी और मेरे भाई की इज्जत हैं। मैं आपको वहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई की एक ही निशानी है और मैं इसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ और इसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन मुझे जमाने की बातों ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने राय दी कि हम इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं शहर छोड़कर आ गई। यहाँ पर कोई हमें जानता नहीं था और हमने किसी से बात भी नहीं की, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाए जाते। अगर कोई मोहल्ले की औरत मेरे घर आती और मेरे देवर और मेरे रिश्ते पर सवाल करती, तो मैं उससे यही जवाब देती, यह मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में यह बात मशहूर हो गई कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ। इसलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। और आते ही सबसे पहले मेरे देवर ने कारोबार शुरू कर दिया था और उसका कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते चला गया था और घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि पैसे आ रहे हैं। मेरा देवर अच्छा इंसान था। मुझे उससे किसी गलत काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। देवर के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे और हमने वह किराए का घर छोड़ दिया और अपना खुद का बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों वाला हो गया था। हमारे सारे रिश्तेदार गरीब थे और हमारे पास ज़्यादा पैसा आने की वजह से वह लोग बार बार हमारे घर आने लगे थे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर के पैसे देखकर उन सब लोगों की आंखें चमकने लगी थी और मैं उन सब की आंखों में खटकने लगी थी। वह लोग, जिन्हें पहले ही मुझे अपने देवर के साथ रहने पर ऐतराज़ था, अब तो वह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम अपने देवर से शादी कर लो, वरना उससे अलग रहो। तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सबकी बातों ने मेरा दिल दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था। लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि मुझे अपने साथ रख लो, तो वह लोग मुंह फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक बूढ़ी नौकरानी रख ली थी, जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी। यानी कि मैं घर में अकेली नहीं रहती थी। अमीर होने के बाद देवर ने एक और काम शुरू कर दिया।
वह हर महीने 25 लड़कियों की शादी करवाता था। वह लड़कियां बहुत गरीब घराने से होती थी। फिर शादी करवाने के बाद इस कपल को हनीमून के बजाय तीर्थ यात्रा पर भेज देता था और सारा खर्चा खुद उठाता था। देवर के इस बात से मैं बेहद खुश हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी लड़की तीर्थ यात्रा के लिए जाती, वापस विधवा होकर आती थी। मुझे परेशानी होने लगी थी क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। यह बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था क्योंकि उसने ऊपर वाले के दर्शन के लिए यह जिम्मा उठाया था, गरीब लड़कियों की शादी करवाने का और उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का। लेकिन यह अजीब किस्म की अनहोनी होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं इस बात का किसी लड़की को पता नहीं चलने दूंगा कि जो भी लड़की शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाती है वह विधवा होकर वापस आती है। मुझे देवर की बात बहुत अजीब लगी थी। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए था तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, क्योंकि यह अजीब और गरीब किस्म का हादसा होता था जो हर लड़की के साथ हो रहा था जो कि तीर्थ यात्रा से वापसी पर आ रही थी। मैंने अपने देवर को यह बात समझाने की कोशिश की कि लड़कियों को पहले इस बारे में मालूम होना चाहिए कि तीर्थ यात्रा से वापसी के वक्त उनके पति का देहांत हो जाता है। लेकिन मेरी इस बात पर पहली बार मेरा देवर मुझ पर भड़क उठा था। अचानक इस तरह के उसके रवैये ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके इस रवैये पर मैं काफ़ी हैरान रह गई थी। मेरे देवर ने आज से पहले मुझसे इस अंदाज में कभी भी बात नहीं की थी क्योंकि वह मुझे अपने भाई की विधवा मानता था और उसने मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था। लेकिन आज जिस तरह से मेरे देवर ने मुझसे बात की थी, उसके इस रवैये पर मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरा देवर मुझसे बदतमीजी करके जा चुका था, जबकि मैं यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरे देवर को क्या हुआ है। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे सुला दिया, जबकि मेरी नींद उड़ चुकी थी क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा नरमी से बात करते हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था वह किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। अब तो मेरा देवर दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बदतमीज होते जा रहा था। आज तो अचानक से उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, मैं हैरान रह गई थी। मेरा देवर आज रात को घर नहीं आया था और मैं उसका इंतज़ार करती रही। कहीं न कहीं मुझे अब इस बात पर शक होने लगा कि वह कोई गलत काम करता है, क्योंकि दिन ब दिन घर में इतना पैसा आना और अब जो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भेजना और उनके पति का देहांत हो जाना, तमाम सोच मेरे दिमाग में घूम रही थी। करी से करी मिलाने पर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगले 4 दिन तक मेरा देवर घर वापस नहीं आया। मुझे अब टेंशन होने लगा कि आखिर मेरा देवर गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरा देवर 4 दिन तक घर वापस आए ही ना। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। उस समय दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने बेड से उठकर देखा तो कमरे में मेरा देवर था। दिन के इस वक्त मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज जिस हालत में वह मेरे कमरे में आया था उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरा देवर शराब के नशे में धुत था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज़ को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था। इस वजह से मुझे काफ़ी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मेरा देवर शराब पीकर आया था। मेरे देवर के कदम लड़खड़ा रहे थे और वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हैरान और परेशान होकर उसका एक एक अंदाज देख रही थी। फिर वह अचानक ही मेरे पास आया और आते ही मेरे कदमों में गिर गया। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वह बिल्कुल भी अपनी होश में नहीं था। मेरे कदमों में गिरते हुए अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि यह रो क्यों रहा है, और फिर रोते रोते थोड़ी देर में वही बेहोश हो गया। दोपहर के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया, और अगर कोई उसे इस तरह से मेरे कमरे में देख लेता तो शायद मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता। इस वक्त घर में वह और मैं अकेले थे। जो नौकरानी मैंने रखी थी आज वह छुट्टी पर थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरीके से अपने कमरे से बाहर निकालूं। लेकिन जो भी था, मुझे हर हाल में उसे अपने कमरे से बाहर निकालना ही था। फिर मैंने जैसे तैसे करके उसे अपने कमरे से बाहर निकाला
और उसके कमरे में फर्श पर लिटाकर अपने कमरे में आ गई। मेरे बेटे के स्कूल से वापस आने का वक्त हो चुका था। अब मुझे अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना था। देवर के कमरे का दरवाज़ा मैंने बाहर से बंद कर दिया था ताकि ऐसी हालत में वह कहीं भी ना जा सके। फिर मैं अपने बेटे के स्कूल चली गई। बेटे को स्कूल से लेकर जब मैं वापस घर आई तो मेरा देवर अभी तक अपने कमरे में लॉक था। अपने बेटे का हाथ पैर धुलवाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और जब वह सो गया तो मैंने देवर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा वह अभी तक वैसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी क्योंकि वह काफ़ी वक्त से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। शायद शराब का नशा बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वह अपनी होश में नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे वह होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मैंने फ़ौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में जाकर पानी का जग भरी और पानी लेकर देवर के पास आई और पूरा का पूरा जग उसके चेहरे पर पलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से वह हड़बड़ाकर उठ गया, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से होश में नहीं आया था। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल तुम बेड पर सो जाओ, जब तुम होश में आओगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। मेरा देवर वाकई में होश में नहीं था। इस वजह से वह अपना सर हाँ में हिलाकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देखकर मुझे अब रोना आने लगा था। सारा दिन गुजर गया, लेकिन मेरा देवर पूरी तरह होश में नहीं आया। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज उसने पहली बार शराब पी थी, क्योंकि अगर वह इस चीज़ का आदी होता तो यकीनन उस पर इतना गहरा असर ना होता। तकरीबन रात के 11 बजे अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं एकदम से डरते हुए उठकर बैठ गई और मेरा बेटा सो रहा था। कहीं न कहीं मुझे यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा, क्योंकि सारा दिन बीत चुका था। तो मुझे इस बात का यकीन था कि अब मेरे देवर का नशा उतर चुका होगा। अब मुझे हर हाल में उससे वजह जाननी थी कि आखिर में वह क्या करता फिर रहा है। मैं बेड से धीरे से उतरी और अपने बेटे का आराम का ख्याल करते हुए धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलने के बाद मैं बाहर जाकर देखी तो मेरा देवर बाहर ही खड़ा था। लेकिन दोपहर के मामले में इस वक्त बेहद अलग था। अलग हुलिये में था। उसकी नज़र झुकी हुई थी। उसके बाल गीले थे। यकीनन वह शावर लेकर तुरंत मेरे पास आया था और उसकी झुकी नज़र इस बात का इकरार कर रही थी कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे इस बात को जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम किया तो किया ही क्यों। मैंने उससे पूछा, तुमने आज शराब पी थी? जबकि इस बात पर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। यह बात तो मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वह शराब पीकर आया है। वह तो बस मैं उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। जैसे ही उसने सर हिलाया, मुझे अब बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने उससे पूछा, क्यों पी थी तुमने शराब? तो वह मुझे देखकर नजरें ना मिला पाया और शर्म के मारे नजरें झुका लिया। मैंने उससे फिर से पूछा कि आखिर तुमने शराब क्यों पी थी? मेरी बात सुनकर मेरा देवर अपना सर झुकाकर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी थी। वह तो मेरे दोस्तों ने मुझे यह कहकर पिला दी थी कि यह सिर्फ एक सादा सा शरबत है। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त मुझे कोई नशा और दवाई मिलाकर पिला देंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो यकीनन मैं यह जूस हरगिज ना पीता। मुझे अपने देवर की इस बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि यह बात तो मैं पहले दिन से ही जानती थी कि मेरा देवर बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं है। बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह था। मेरी शादी के बाद मैंने उसे अपने बच्चों की तरह ही देखभाल की थी और वह भी मुझे अपनी बड़ी बहन का रुतबा देता था। मैंने उससे बड़ी बहन होने के नाते समझाया कि तुम इस तरह के अमीर दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दो। लेकिन मेरी यह बात सुनकर उसने अचानक से अपना सर उठाया और जिन नज़रों से उसने मुझे देखा वह एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया। और जब वह बोला तो उसके अल्फाज मुझे हैरान कर दिए। फिर वह अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया। जाते जाते ये भी कहकर गया कि मैं अब तकरीबन 10 दिन तक घर वापस नहीं आ सकूँगा। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे 10 दिन के अंदर पूरा करना है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह क्या काम करता है जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, और वह कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे उसे 10 दिन के अंदर ही पूरा करना है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले
वो अपनी बात कहकर वहाँ से जा चुका था। उसकी कही हुई बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसके अमीर दोस्तों की वजह से ही तो उसके पास इतनी दौलत आ रही है। उसके अमीर दोस्तों ने ही उसे ऐसे काम के बारे में बताया था, जिसकी बदौलत वह चंद महीनों में इतना अमीर हो गया। और अब वह किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस काम को अपनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस काम से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। अभी पूरे 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मेरे देवर का कोई अता पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर गया कहाँ और वह क्या काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे चंद दिनों में इतने पैसे मिल रहे हैं। मैं हैरान थी, बस यही सोचती रही कि आखिर वह ऐसा कौन सा काम करता है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। ठीक है, 10 दिन बाद जब मेरा देवर घर वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आखिर वह 10 दिन तक कहाँ था। 10 दिन बाद जब वह घर वापस आया तो उसने मुझे बताया कि वह दुबई गया हुआ था। उसकी यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह शहर से बाहर जा रहा है। और ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था, वह देश से बाहर गया था, क्योंकि आज से पहले तो वह देश में ही रहकर काम कर रहा था। अक्सर वह दूसरे शहर जाता रहता था और मुझे बताकर जाता था कि वह दूसरे शहर जा रहा है काम के सिलसिले से। लेकिन आज जो बात उसने मुझे बताई थी, वह मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि दूसरे देश जाना तो इतना आसान काम नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि आखिर 10 दिन तक दुबई में क्या कर रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा हीरे का हार मेरे सामने किया, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि रात के वक्त लाइट की रोशनी में वह हीरे का हार चमक रहा था। इस हार को देखते ही उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। शायद यकीनन वह बहुत ही महंगा हार था। मैंने अपने देवर से पूछा कि यह कहाँ से लाए, तो उसने कहा कि दुबई के शेख ने उसे तोहफे के तौर पर दिया है। तो मुझे उसकी इस बात पर हैरत हुई। भला इतना महंगा तोहफा कोई बिना वजह क्यों किसी को देगा। मैंने उससे वजह पूछनी चाहिए तो उसने कहा कि आप आम खाइए, गुठलियाँ मत गिनिए, मैं आपके लिए लाया हूँ, तो बेहतर है कि इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। लेकिन मैंने अपने देवर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम क्या काम करते हो, तब तक मैं यह हार नहीं लूंगी। जबकि मेरी इस धमकी पर मेरा देवर परेशान हो गया और वह हार लेकर वहां से चला गया। मुझे अब हकीकत जाननी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने कभी मेरा कोई हुक्म नहीं टाला था और आज वह इस तरह से बिना जवाब दिए वहां से चला गया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीत रहा था। अब अक्सर ही मेरा देवर देश से बाहर जाने लगा था, कभी दुबई तो कभी कहीं। मैं जब भी पूछती तो वह मुझे यही कहता कि आप परेशान ना हो, बस आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगी। एक दिन वह मुझे कहकर गया कि वह दुबई जा रहा है। मुझे कुछ न कुछ गलत लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुबई नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। इसी वजह से मैंने उससे जिद की कि मैं भी विधवा हूँ, तो मुझे भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने कहा ठीक है, और अगले ही महीने उसने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन शायद वह भूल गया था कि वह मुझे अकेले भेजना चाहता था। लेकिन हकीकत में मैं उन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। लेकिन तीर्थ यात्रा पर पहुंचते ही जो मैंने देखा, उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं तो तीर्थ यात्रा पर ना पहुंचकर बल्कि उन लड़कियों के साथ दुबई पहुंच गई थी। लेकिन मेरा देवर ने मुझे यहाँ देख लिया था और उसने पहली फुर्सत में मुझे वहाँ से निकाल कर वापस भेज दिया था। उसने मुझसे कहा था कि वह अभी कुछ दिन दुबई रहने वाला है और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरा देवर खून से लथपथ खड़ा था। उसकी सफ़ेद रंग की शर्ट खून से सनी हुई थी और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे से खून की बूंदें टपक रही थी। और मैंने फौरन से जब पूरा दरवाज़ा खोला तो वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और चंद मिनट में डॉक्टर घर पर मौजूद था। उसने मेरे देवर की तमाम जख्मों को साफ किया और उसे दवाई देकर चला गया, जबकि मैं परेशानी से अपने देवर को देख रही थी। अगले दिन
जब देवर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, अचानक यूं इस हालत में कैसे। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि गलत का अंजाम भी गलत ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी। मैंने अपने रब से दुआ मांगी थी कि मेरी गुनाहों की सज़ा मुझे इसी दुनिया में मिल जाए। उस दुनिया की सज़ा बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसी दुनिया में भुगत लेना ही अच्छा है। इस वजह से मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और दुबई के डॉन को मना कर दिया था कि अब मैं यह काम नहीं करना चाहता हूँ। उस वजह से उसने अपने बंदे भेजकर मुझ पर हमला करवाया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भाग गया। अपने देवर की सारी बात सुनकर मुझे अब उससे नफरत होने लगी थी, क्योंकि वह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल मैं उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इस वजह से मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके लिए यही सज़ा बेहतर थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मैंने वह घर छोड़ दिया, क्योंकि वह मेहनत के पैसों की कमाई से नहीं खरीदा गया था। बुरे कर्मों का बुरा ही अंजाम होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।